नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर लाइव और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अब तक हमने जो आपसे बात की थी उसी बात से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमने बात की थी जो कांग्रेस है, कांग्रेस की दो विचारधारा थी, एक थी नरम पंथ और एक थी गरम पंथ। इन दोनों के बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया। वहाँ पर हमने आपको बताया कि इनकी जो गरम पंथ थी उनकी रणनीति क्या थी, नरम पंथ थी इनकी रणनीति क्या थी, नरम पंथ और गरम पंथ एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अच्छा, अगर अलग की बात आप जैसे याद दिला रहे हैं, नहीं हुई है जैसा मुझे याद आ रहा है, तो यहाँ पर हम छोटी सी आप लोग गरम पंथ और नरम पंथ की एक समानता पर चर्चा ही कर देता हूँ कि देखिए गरम पंथ और नरम पंथ में अंतर क्या था और समानता क्या है। यानी हम बात कर रहे हैं किन पे, उदारवादी और उग्रवादी। बहुत छोटी सी, बहुत जल्दी से इनकी समानता बता देंगे। इनमें समानता क्या है, इन दोनों समानता के बिंदु अगर देखेंगे तो दोनों औपनिवेशिक शासक के विरोधी हैं। जो औपनिवेशिक शोषण हो रहा है, दोनों औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। दोनों चाह रहे हैं कि भारत का डेमोक्राइजेशन हो, डेमोक्रेटाइजेशन हो, लोकतांत्रिकरण हो। दोनों चाह रहे हैं, दोनों जो मांगे कर रहे हैं या दोनों की जो भावना है वो आप देखेंगे धर्मनिरपेक्ष है। दोनों में आप देखेंगे कि जो धर्म की राजनीति है ये दोनों नहीं कर रहे हैं और दोनों अभी अहिंसक हैं, दोनों हिंसा का प्रयोग नहीं करते। ये समानता के तत्व लोग जो उदारवादी और उग्रवादी है, नरमपंथी और गरमपंथी में। लेकिन अंतर के भी बिंदु यहाँ आपको दिखाई देंगे कि अंतर के बिंदु कौन से हैं वो समझे। अंतर किन बिंदुओं पे है, इनकी पहली विचारधारा के बिंदु पर। अगर देखा जाए तो जो उदारवादी हैं वो ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ मान रहे हैं, जबकि जो उग्रवादी हैं या जो गरमपंथी हैं वो स्वशासन में या स्वराज की मांग कर रहे हैं। दूसरा, जो उदारवादी हैं ये पाश्चात्यवाद को श्रेष्ठ मान रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उसे श्रेष्ठ मान रहे हैं, जबकि जो उग्रवादी हैं वो भारतीय इंडियन कल्चर को श्रेष्ठ मान रहे हैं। अब देखिए इनके जो डेवलपमेंट का भी मॉडल है उसमें भी अंतर है। ये चाह रहे हैं कि वेस्टर्न तरीके से डेवलपमेंट हो, कौन, उदारवादी, और जो उग्रवादी हैं या फिर जो गरमपंथी हैं वो चाह रहे हैं कि इंडियन मॉडल से हो। इंडियन मॉडल मतलब स्वदेशी के माध्यम से। तो ये दोनों विचारधाराओं में समानता थी, दोनों विचारधाराओं में अंतर के बिंदु। ये चीज़ें शायद हमने पिछले वाले वीडियो में नहीं बात की थी, तो आज हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे। अब आगे हमारी बात हो रही थी किस पे, जब हम आधुनिक भारत के इतिहास में बात कर रहे थे तो हमने आपसे अब तक चर्चा कर ली थी कि 1885 से जो यात्रा हमारी चली थी वो आ गई है 1905 तक। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन इस दौरान हुए थे, इनकी भी हमने आपसे चर्चा की थी। और इसके बाद अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हो रही है वो हो रही है बंगाल विभाजन का। और बंगाल विभाजन की जब हम चर्चा करेंगे तो उस बंगाल विभाजन के बाद तुरंत उसके खिलाफ में प्रतिक्रिया के रूप में एक मोमेंट होता है जिसे स्वदेशी आंदोलन के रूप में जानते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक पे आज हमारा ध्यान होगा और इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे क्या, बंगाल विभाजन की। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे बंगाल विभाजन की, वो हम बात करेंगे बंगाल विभाजन हुआ कैसे और क्यों। बंगाल विभाजन हुआ क्यों, पहले आप ये समझ लिए। देखिए बंगाल विभाजन होने के दो कारण बताए, एक कारण बताया गया, इसमें दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग हैं। कौन कौन सी, एक जो भारतीय लोग मानते हैं, जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो वो क्या कहती है। पहले राष्ट्रवादी विचारधारा की बात समझेंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा का मानना था कि ये अंग्रेज भारत में फूट डालो राज करो की नीति लागू करना चाहते थे। फूट डालो राज करो यानी यहाँ पर धर्म के आधार पर इन्हें बांट दो और जब ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हम उसमें भारत में शासन करने में ज़्यादा लंबे समय तक सफल रहेंगे। ये मानना है किसका, राष्ट्रवादी का। वो कहते हैं इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। जबकि जो ब्रिटिश सरकार है जो अपना तर्क क्या दे रही है, जो ब्रिटिशर हैं वो क्या कह रहे हैं,
ब्रिटिशर का मानना ये है कि जो प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन किया गया है। उनका मानना है कि प्रशासन चलाने में एक बड़े क्षेत्र में असुविधा हो रही थी, जिसकी वजह से बंगाल का विभाजन किया गया, जिससे दो भागों में होने के कारण बंगाल का शासन आसानी से सुविधाजनक रूप में चलाया जा सकता है। ध्यान रहे तब के बंगाल में क्या क्या शामिल है। अगर तब का बंगाल की हम बात कर लें कि उस बंगाल में क्या शामिल, इतना बड़ा उत्तर क्यों दे रहे हैं। उस बंगाल में आज का जो उड़ीसा है ये शामिल है, आज का जो बिहार है ये शामिल है, आज का जो वेस्ट बंगाल है ये शामिल है, और जो बांग्लादेश है वो शामिल है। ये 4 क्षेत्र जो बड़े आपके सामने आ रहे हैं, और असम का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। ये पूरा हिस्सा बंगाल हुआ करता था। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज का मानना था कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो रहा है। अगर एरिया में अगर हम देखें तो ये एरिया कुछ इस तरह, इतना बड़ा ये एरिया हो रहा है। ये एरिया आपका कह रहे हैं इतने बड़े एरिया में जो है शासन करना बहुत कठिन हो रहा था, अतः हमने बंगाल को 2 भागों में बांटा। ऐसा मानना था अंग्रेजों का। लेकिन क्या ये बातें दोनों सही हैं? अगर देखा जाए तो दोनों बातों में कुछ कुछ सच्चाई है। दोनों में अंग्रेज की प्रशासनिक असुविधा तो थी ही, लेकिन क्या ये इतनी असुविधा थी कि वो बंगाल विभाजन ही उसका उत्तर एकमात्र रास्ता था? जी नहीं, उसके अन्य भी रास्ते थे। क्या उसके आप अन्य तरीके से डिवीजन कर सकते थे, सब डिवीजन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें विभाजन किया। और जो राष्ट्रवादी कहते हैं क्या ये पूरी तरह सही है? यह दोनों फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार थे जो दोनों ने बताया है। ये था बंगाल विभाजन का कारण। बंगाल विभाजन के कारण में आपने समझा। दूसरी चीज़ एक थी और आपको देखिए बंगाल विभाजन बटा कैसे। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग पूर्वी बंगाल के रूप में जाना गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूर्वी बंगाल के क्षेत्र यानी जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, और बांग्लादेश, ये दोनों को हम क्या जानते थे? पूर्वी बंगाल के रूप में। और जो आज का उड़ीसा, बंगाल, बिहार वाला जो हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से को जाना गया पश्चिमी बंगाल। यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक पूर्वी बंगाल, जो पूर्वी बंगाल का जो हेडक्वार्टर था वो था ढाका, यानी इसकी जो राजधानी बनाई गई ढाका बनाई गई। और जो पश्चिमी बंगाल था इसकी जो राजधानी बनाई गई कहाँ पे? कलकत्ता बनाई गई। इतनी बातें स्पष्ट। अब यहाँ से आगे जाएं तो थोड़ी सी ये तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि कैसे इनका विभाजन किया गया है। कैसे किया गया है? स्पष्ट दिख रहा है कि 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। जो पूर्वी भाग था उसकी राजधानी ढाका बनाई गई, और जो पश्चिमी थी उसकी कलकत्ता बनाई गई। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से थोड़ी सी आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो बंगाल विभाजन की जो बात की गई है, सबसे पहले बंगाल विभाजन की जो चर्चा की गई है वो कहाँ की गई है? उस समय है 1903 का। 1903 का समय है कि जब ये बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया पहली बार ये प्रस्ताव लाया गया, और ये प्रस्ताव तभी सार्वजनिक होता है। यानी पहली बार बंगाल विभाजन की जो बात आती है, जो सार्वजनिक होती है, उस समय होता है 1903 का। लेकिन तब ये बंगाल विभाजन लागू नहीं होता। बंगाल विभाजन को लागू किया जाता है 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन लागू होता है, और समय कितना होता है? 19 जुलाई। ये समय है 19 जुलाई 1905 का, आपको लिख देते हैं। 19 जुलाई 1905 का समय है जब लॉर्ड कर्जन, इस समय का जो वायसराय है वो कर्जन है, कर्जन ने घोषणा की, लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि बंगाल अब 2 भागों में बटेगा, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। और जब इसका कारण पूछा गया उनसे तो उसका कारण उन्होंने क्या बताया? उसका कारण बताया प्रशासनिक असुविधा और जनसंख्या का अधिक भार। ये 2 चीज़ें कर्जन ने प्रत्यक्ष रूप से कारण बताया। अब बंगाल का विभाजन जब कर्जन ने घोषणा कर दी तो बंगाल का विभाजन हो चुका था। लेकिन इस जो जैसे ये घोषणा की गई 1905 में, 19 जुलाई 1905 को, तो इसके विरोध जगह जगह होने शुरू हो गए। जगह जगह इसका विरोध होना शुरू हुआ। इसके विरोध में सबसे पहले एक पत्रिका है संजीवनी। ये संजीवनी बूटी नहीं है, संजीवनी पत्रिका है। ये जो संजीवनी पत्रिका है इसके लेखक कौन है ये जान लीजिए। इसके लेखक हैं कृष्ण कुमार दत्त।
कृष्ण कुमार दत्त इस पत्रिका के लेखक हैं। इन्होंने पहली बार सजेशन दिया संजीवनी पत्रिका में कि ब्रिटिशर के इस नीति के खिलाफ बहिष्कार किया जाए। पहली बार किसी पत्रिका में जो चर्चा मिली कि बहिष्कार और विरोध किया जाए, वो चर्चा मिलती है संजीवनी पत्रिका में। कब? बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में। ये पत्रिका के प्रकाशन से पत्रिका का नाम और इसका प्रकाशन कर्ता बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको नाम हमने बताया कि क्या नाम था, उस पत्रिका का नाम था संजीवनी। और प्रकाशित करता कौन थे? प्रकाशित करने वाले हैं कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। अब जब उन्हें विरोध का आइडिया दिया तो आप देखेंगे 7 अगस्त का टफ में है। 7 अगस्त 1905 में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता का टाउन हॉल में विरोध होता है। जो कलकत्ता का टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल में एक बहुत बड़ा विरोध करने के लिए एक मीटिंग रखी गई, बहुत बड़े पैमाने में विरोध होता है। और यहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है, कहाँ पर? इसी कलकत्ता के टाउन हॉल में, कि स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाए। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए। यहीं पे वो निर्णय होता है। लेकिन अभी बंगाल विभाजन लागू नहीं हुआ, केवल घोषणा हुई है। ध्यान रखिएगा, घोषणा कब हुई है? 19 जुलाई 1905 में। किसने घोषणा की? देखिए कुछ फैक्ट चीज़ है। 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी करजन के बंगाल विभाजन होगा, लेकिन अभी लागू नहीं होगा। लागू हुआ है ये 16 अक्टूबर 1905 को। जब ये बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है तो जैसा कि हमने बताया कि इसके पहले ही लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चलाने की तैयारी कर ली थी, और जैसे ही ये लागू किया जाता है, धरातल पर लाया जाता है, तो एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम था स्वदेशी। अब ये जान लीजिए कि ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, बताया हमने 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जैसे ही घोषणा की गई, समग्र बंगाल में विरोध की एक भावना उत्पन्न हो गई। जो पूरा बंगाल आप देख रहे हैं, इस पूरे बंगाल में विरोध की एक भावना उत्पन्न हो गई। इस विरोध में क्या हुआ? समग्र बंगाल में जो विरोध हो रहा है उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है। क्या? लोगों ने आराधन का अर्थ होता है कि चूल्हा न जलाना। लोगों ने चूल्हा नहीं जलाया, अपने घरों में खाना नहीं बनाया, भूखे रहने लगे। और दूसरा क्या कर रहे हैं? प्रतीकात्मक सर मुड़वा लिए हैं, मुंडन करा लिया है अपना। उन्होंने सर मुड़वा कर, मुंडन कराकर इस विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या? राखी, एक दूसरे के हाथों में मुसलमान भाई और हिंदू भाई, यानी हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। ये देखिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा एक प्रतीक होकर सामने हमारे आएगा। अब देखें, यहाँ पर जब तक खिलाफत नहीं है तब तक आप देखेंगे बंगाल विभाजन के पहले जो भी घटनाएं चल रही हैं, स्वदेशी मूवमेंट, ये हिंदू और मुस्लिम के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो रहा है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये राखी बांधी जा रही है। और राखी बांधने का सुझाव किसने दिया था, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और खास करके खोजी रूप में, जो खोजी फैक्ट पूछे जाते हैं उसमें 2 लोगों का चर्चा मिलता है। पहला चर्चा है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी बांधने का सलाह दिया था। दूसरा एक नाम और है श्याम राम सुंदर द्विवेदी का। राम सुंदर त्रिवेदी, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है। ये दोनों ने सबसे पहले एक दूसरे को राखी बांधने का सुझाव दिया था, जिससे ये विरोध किया जा सके। और विरोध, ये तो प्रतीकात्मक विरोध जो करके दिखा रहे हैं, इसके सिवा और कौन सा विरोध हो रहा है? आइए ब्लैंक पेज पे चलते हैं। ये देखिए, इसके अलावा और कौन सा विरोध हो रहा है? इसके अलावा हो रहा है बहिष्कार। बहिष्कार कैसे किया जा रहा है? किन चीज़ों का बहिष्कार करेंगे हम? क्या? अंग्रेजी वस्तुओं का। अंग्रेजी वस्तुओं का। और किसका बहिष्कार करेंगे? अंग्रेजी कपड़ों का, वस्त्रों का। और किनका करेंगे बहिष्कार? अंग्रेजी बस्तियों का। जितनी अंग्रेजी बस्ती होंगी उनका बहिष्कार करेंगे। और किसका? अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का। यानी
इसकी बात अगर समझे तो जितनी भी अंग्रेजी बाहरी विदेशी वस्तुएं होंगे उन्हें भारतीय यूज करने से मना कर देंगे। जितने भी विदेशी कपड़े होंगे उन कपड़ों की होली जला दी जाएगी, बड़े बड़े सब कपड़े इकट्ठा करके आग लगा दी जाएगी इन सब कपड़ों में। दूसरी, अंग्रेजी बस्तियां जो हैं, अंग्रेजी बस्तियों में इतनी जबर मजबूत एकता देखी गई कि अंग्रेजी बस्तियों में जो लोकल नाई थे, जो धोबी थे, इन्होंने अंग्रेजों के कपड़े धोने, अंग्रेजों के बाल काटने से मना कर दिया कि हम बाल नहीं काट सकते अंग्रेजों को। इतना बड़ा ये मोमेंट हुआ था। अंग्रेजों को इतना बड़ा एक दूसरे से अलग करने की कोशिश जो अंग्रेजों ने की थी, उसका परिणाम उनके लिए भयानक साबित होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि अब उनकी बस्तियों का बहिष्कार होने लगा। उनके लिए कपड़े, चूँकि वो कपड़े खुद नहीं धुलते थे, उसके लिए अब उनके पास धोबी हुआ करते थे, उनके जो अन्य चीज़ों के लिए होते हैं सफाई कर्मी हुआ करते थे। इन सभी लोगों ने एकजुट होकर विरोध किया और अंग्रेजों के कार्य करने से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों का जो तंत्र था, जो सिस्टम था, एकाएक ब्रेक कर गया, ये टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थितियाँ सही होती है, धीरे धीरे। अब देखिए, ये मोमेंट इतना बड़ा था कि इस मोमेंट को लेकर जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, एक उग्रवादी और एक उदारवादी, इन दोनों में भी मतभेद होना शुरू हो जाएगा। क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और यही समझ लीजिए कि जो 16 अक्टूबर 1905 को जो करजन ने घोषणा की, तो उसके विरोध में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। इस समिति का गठन किया गया। गठनकर्ता कौन थे? गठनकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बताया। नाम है अश्वनी कुमार दत्त। नाम है अश्वनी कुमार दत्त। इन्होंने गठन की स्वदेशी बांधव समिति। कब गठित कर रहे हैं? 1905 में। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो आपके पास अब तक जो बंगाल विभाजन के जितने फैक्ट थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, आपने उसको देखा। लेकिन बंगाल विभाजन की जो प्रक्रिया है, जो बंगाल डिवीजन था, जो बंगाल विभाजन था, इसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, इसका जो प्रतिरोध हो रहा है, इसकी प्रतिक्रिया हो रही है किस रूप में? इसकी प्रतिक्रिया हो रही है स्वदेशी आंदोलन के रूप में। तो अब हम बात करेंगे आपसे स्वदेशी आंदोलन की कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ और इसका प्रसार कैसे क्या क्या हुआ। देखिए, स्वदेशी आंदोलन और कुछ नहीं है। स्वदेशी आंदोलन यही जो बंगाल विभाजन था, इसी बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया है। जो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में जो हमने ठानी थी कि हम बहिष्कार करेंगे विदेशी वस्तुओं का, उससे ही एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है स्वदेशी मूवमेंट। उसे अब देखिए, स्वदेशी मूवमेंट में क्या स्ट्रक्चर देने का प्रयास करेगा ये, आप आइए सबसे पहले एक इस इमेज पे देखिए। अब तक आपको बताया कि ये आंदोलन कहाँ का है? बंगाल का। जो बंगाल विभाजन हुआ ये यहाँ पे किया गया, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बंगाल पूरी तरह से क्रांतिकारी हो जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से क्रांतिकारिता बढ़ जाएगी। और क्या होगा? दूसरी चीज कि ये यहाँ के जो क्रांतिकारी है वो चाहेंगे कि बंगाल के बाहर भी जो विरोध चल रहा है, इस विरोध को लाया जाए। कौन सा विरोध? यही स्वदेशी मूवमेंट का, यही वस्तुओं के बहिष्कार का, कपड़ों के बहिष्कार का और स्वदेशी के बढ़ावा का, शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार का, उद्योगों के बहिष्कार का, शिक्षा का बहिष्कार का। ये जो बहिष्कार का विरोध है, इसे बंगाल के बाहर भी लाया जाए। अब देखिए, इसी समय 1905 में और 1906 में दो अधिवेशन होता है। कौन कौन सा? एक होता है बनारस का अधिवेशन और दूसरा होता है कलकत्ता का अधिवेशन। इसकी ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 1905 का जो अधिवेशन हो रहा है, इसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये वही समय है जब बंगाल विभाजन चल रहा है, क्योंकि 1905 में विभाजन हुआ। 1905 में बनारस में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के अधिवेशन में हमने बताया कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, इस कांग्रेस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बहिष्कार
और स्वदेशी आंदोलन चलाने का अनुमोदन किया गया। इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चालू कर दिया गया था, ये हमने बताया। तो फिर एक मोमेंट, एक और जो मोमेंट चल रहा है स्वदेशी, तो उस समय एक और आंदोलन होता है, वो होता है 1906 का। इस समय अध्यक्ष कौन है? इस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के दादा भाई नेहरू। यहाँ पर उग्रवादियों, जो उदारवादी थे, इनका प्रभाव कम हुआ और जो उग्रवादी हैं इनका प्रभाव बढ़ा। क्या बढ़ा? तो इन्होंने अपने प्रभाव के कारण चार प्रमुख प्रस्ताव थे, इन प्रस्तावों को पारित कराया। ये कौन से चार प्रस्ताव हैं, ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। पहला, बहिष्कार, कि बहिष्कार किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव इन्हें पारित कराया क्या? स्वदेशी का, कि जो स्वदेशी होंगे इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव क्या इन्होंने पारित कराया? तीसरा प्रस्ताव पारित कराया सुशासन का। और जो चौथा प्रस्ताव पारित कराया, जो चौथा प्रस्ताव है वो चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन का। और यही वो समय होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। ये चार प्रमुख प्रस्ताव हैं। कौन कौन? बहिष्कार, स्वदेशी, सुशासन और राष्ट्रीय शिक्षा। ये चार प्रस्ताव पारित होते हैं किनके दबाव में? उग्रवादी नेताओं के दबाव में। कौन उग्रवादी नेता थे? हमने बताया थे बाल पाल लाल का महत्वपूर्ण चर्चा हमने की थी, आपको हमने बताया था, अरविंदो घोष की बात की थी। तो ये किसके पहली बार ये चार प्रस्ताव कहाँ पारित हो रहे हैं? ये हो रहे हैं, कलकत्ता का अधिवेशन है दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में। अब देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, अब इसकी और बात हम आगे कर रहे थोड़ी सी। जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, इस स्वदेशी मूवमेंट में हमने बताया क्या कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं। पहली क्या हो रही है? अब देखिए जो प्रसार इसका था, इस प्रसार को लेकर जो मैंने बताया, जो बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट का जो प्रस्ताव पारित हुआ, इस पारित होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके प्रसार को लेकर दो गुट जो थे, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी में विवाद था। उग्रवादी चाह रहे थे कि इसका विस्तार जो बंगाल है, बंगाल के बाहर हो, केवल यहाँ ना हो बल्कि पूरे भारत में हो। जबकि जो उदारवादी हैं, उदारवादी चाह रहे थे कि बंगाल का इशू है, अतः इसका विस्तार केवल बंगाल में किया जाए। अब दोनों की इस बात को लेकर मतभेद हो जाता है, और ये मतभेद इतना गहरा जाता है कि पहली बार कांग्रेस का जो विभाजन होगा, कांग्रेस के विभाजन का जो नींव तैयार होगी, जो फाउंडेशन होगा, वो 1906 के अधिवेशन में ही बन जाता है। वो पूरी जो तैयारी थी, वो पूरी तैयारी 1906 के अधिवेशन में ही हो जाती है। किस मुद्दे को लेकर? कि जो स्वदेशी मूवमेंट होगा, इसका प्रसार भारत के बाहर भी किया जाए। अब देखिए भारत के बाहर इस मूवमेंट का भी प्रसार होता है। अगर हम नाम बताएं तो जो बंगाल का हिस्सा था, यहाँ पर आप देखेंगे कई क्रांतिकारी नेता लीड कर रहे हैं। इनमें नाम आप देखेंगे टैगोर, इनमें आप देखेंगे अश्विनी कुमार दत्त, इनमें आप देखेंगे बिपिन चंद्र पॉल, इनमें आप देखेंगे अरविंदो घोष। ये जो प्रमुख नेता हैं ये आप देखेंगे। और एक प्रमुख नाम आपको हमने बताया कि रामचंद्र त्रिवेदी या रामचंद्र द्विवेदी, ये बंगाल में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। किसको? स्वदेशी को। लेकिन क्या ये बंगाल तक ही सीमित था? जी नहीं, ये बंगाल के बाहर भी फैला। बंगाल के बाहर महाराष्ट्र और बॉम्बे के हिस्से में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे तिलक। और कहाँ फैला? पंजाब के हिस्से में बात करें, ये जो पंजाब वाला हिस्सा है, इस पंजाब के हिस्से में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। और कहाँ? और ये दिल्ली वाला हिस्सा है, इस दिल्ली के हिस्से में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे सैयद रजा हैदर। सैयद रजा हैदर, नाम आप नोट करते रहें, अच्छा होगा। देखिए ये आंदोलन कहाँ फैला? हमने बताया बंगाल के बाहर भी फैला। बंगाल में तो चल ही रहा था, जो क्रांतिकारी लीडर हैं फैला रहे थे। बंगाल के बाहर पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद रजा अहमद, बम्बई में या महाराष्ट्र में तिलक, और मद्रास आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? जो मद्रास आपको दिखेगा यहाँ पर, मद्रास में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। दो नाम आपको मिलेगा, एक चिदम्बरम पिल्लई का नाम मिलेगा और दूसरा सुब्रमण्यम शिवा का।
ये दोनों आप देखिए मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, आंध्र प्रदेश के हिस्से में आप देखिए इस वाले हिस्से में भी आपको मुख्यतः दो नाम मिलेगा, एक है हरि सर्वोत्तम राय और दूसरा नाम है कृष्ण राव। ये दोनों स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। यानी अब पहली बार पूरे इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में ये पहला समय था जब कोई एक आंदोलन जन आंदोलन के रूप में फैला था। 1857 की क्रांति के बाद ऐसा राष्ट्रवाद देखने को नहीं मिला था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको लेकर भी विवाद है, क्या वो जन आंदोलन था या नहीं था। अक्सर लोग कहते हैं कि जन आंदोलन नहीं था, लेकिन अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ा गया एक जन आंदोलन भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पहला जन आंदोलन होगा जहां पर लोग राष्ट्रीय हित के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार राष्ट्रीय हित के लिए लड़ा गया ये जन आंदोलन है। कौन सा राष्ट्रीय हित है कि जो बंगाल विभाजन है, यहाँ पर अगर आप फूट डालो राज करो की नीति करेंगे तो उसके विरोध में हो रहा है। हमने आपको बताया, एक बार फिर आपको याद दिला दें, कहाँ कहाँ बंगाल में लीड कर रहे हैं टैगोर, अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्र पॉल, राम सुंदर त्रिवेदी, ये लोग लीड कर रहे हैं। अरविंदो घोष, और उसके बाद आपको लीड कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में दो नाम बताए हमने। आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राय और कृष्ण राय, ये दो नाम आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में दो नाम बताया हमने, कौन कौन? तमिलनाडु यानी मद्रास के हिस्से में एक हमने बताया चिदम्बरम पिल्लई, दूसरा नाम बताया सुब्रमण्यम शिवा। महाराष्ट्र या के हिस्से में बताया हमने तिलक, हमने दिल्ली में बताया सैयद रजा, दिल्ली में सैयद रजा हैदर हैं, और आपके जो पंजाब वाला हिस्सा है, पंजाब में है लाला लाजपत राय। ये लीड कर रहे थे क्या? ये लीड कर रहे थे जो स्वदेशी मूवमेंट है, जो स्वदेशी आंदोलन है, जो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसे आप देखेंगे पहली बार इस वजह से जन आंदोलन की संज्ञा दी जाएगी। और इस समय बढ़ावा किसको दिया जा रहा था? जिनका विरोध किया जा रहा है उन्हीं चीज़ों के अल्टरनेट के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, उन्हीं का ऑप्शन के रूप में भारतीय चीज़ों को बढ़ावा दिया। जैसे हम विदेशी कपड़ा उद्योग वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, तो हम उसी की तरह जो स्वदेशी वस्तुएं होंगी उन स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देंगे। उनमें क्या होंगे? इन स्वदेशी वस्तुओं में शामिल होगा कपड़ा, माचिस बनाने का कारखाना, साबुन बनाने का कारखाना, इन जितनी चीज़ें हम बना पाएंगे उनको हम स्वदेशी अपनाएंगे। दूसरी चीज़, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रस्ताव के लिए हम अपने यहाँ एक परिषद का गठन करते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना पहली बार की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और क्या हो रहा है? और हो रहा है बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हो रही है। नेशनल कॉलेज की प्रथम प्रधानाचार्य बनाया जा रहा है किनको? अरविंदो घोष को। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे अरविंदो घोष, इनका दर्शन भी आप देखेंगे। तो ठीक है, तो अरविंदो घोष को क्या बनाया गया? प्रथम प्रधानाचार्य किसका? नेशनल बंगाल नेशनल कॉलेज की जो स्थापना की गई उसका। और क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? यहाँ पे डांस सोसाइटी की स्थापना की जा रही है। कौन कर रहा है? करता है सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी डांस सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं। ये तो आप देखेंगे बढ़ावा किसमें था? शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए साहित्य में क्या हो रहा है। साहित्य जो जनता को झकझोर देने का कार्य कर रहा था उस समय, वो उसमें कौन कौन से बढ़ावा दिए जा रहे हैं? यहाँ पर एक साहित्यकार में आपको मिलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये क्या कर रहे हैं? जिन्होंने इसी समय लिखा अमार सोनार बांग्ला, और यही बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा? गोरा उपन्यास लिख रहे हैं। ये गोरा नामक एक उपन्यास की रचना करते हैं जिसमें इस समकालीन दृश्य को भी उन्होंने दर्शाया है। दूसरे इतिहास के दूसरे साहित्यकार कौन हैं? दूसरे साहित्यकार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये है मुंशी प्रेमचंद।
जिन्हें धनपत सेठ के नाम से भी आप जानते हैं कि कैरेक्टर एक बहुत हुआ करता था इनकी कहानी में। ये जो मुंशी प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद ने भी क्या किया, राष्ट्रीय इस जो साहित्य को, देसी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी रचनाएं की। इनके अलावा और क्या है, इनके अलावा एक उपन्यास की हमने आपसे पहले चर्चा की थी, आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, इसमें भी, जिसमें आपने बताया था सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई थी, यह भी इसी समय की एक उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी लिख रहे हैं। तो यानी आप देखेंगे साहित्य में भी बड़े काम हो रहे हैं, कैसे, जो ऐसे साहित्य जो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर कला में बात कर लें, कला में क्या हो रहा है, आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम मिलेगा आपको अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। प्राच्य कला संस्थान की स्थापना करते हैं बंगाल में, और देखेंगे इससे जो है राष्ट्रीय जो कला है उसे बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, इसी समय ये भारत माता का एक चित्र बनाते हैं और जिसे दिखाते हैं कि वो जंजीर से जकड़ी हुई है, जंजीर से जकड़ी हुई है, और लोगों को बताते हैं कि जो आपकी भारत माता है वो जंजीर से जकड़ी हुई है, उसके हाथ पांव अंग्रेजों ने बांध दिए हैं, और आप अपनी माता को छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। तो जो युवा वर्ग था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वो इसके लिए आगे आता है। कहते हैं क्या कि हम अपनी माता को आज़ाद कराएंगे, और तब से नारा निकलता है भारत माता की जय। ऐसे जो नारे हैं, ऐसे जो स्लोगन हैं और प्रचलित होते हैं, और देखेंगे इसी वजह से ये कला का भी योगदान बहुत बड़ा होता है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे स्वदेशी उद्योग, कुटीर उद्योग, साबुन, स्वदेशी चीज़ों की जैसे और चीज़ें हमने आपको बताई, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इतना तो सब कुछ चल रहा था, इसी के साथ एक घटना और 1906 में घटित हो रही थी। 1906 में हो रही थी मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल थी। अब देखिए, विभाजनकारी जो रणनीति थी उसके बाद स्थापना हो रही है मुस्लिम लीग की, और ये समय है सबसे पहले विभाजन की जब घोषणा के बाद 1 अक्टूबर का समय है 1906 का। 1906 में जो सिख मंडल था, ये अब मुसलमानों का मिलने गया लॉर्ड मिंटो से, और लॉर्ड मिंटो जो करजन के बाद जो वायसराय थे उनसे शिमला में मिला, और मिलने के बाद 30 दिसंबर 1906 को ये स्थापित करता है, क्या स्थापित करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना करने के लिए जो संस्थापक हैं वो कौन है, संस्थापक का नाम आपको मिलेगा सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह एक महत्वपूर्ण नाम मिलेगा। और अगर इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं वकार उल मुश्ताक हुसैन, वकार उल मुश्ताक हुसैन इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। अब ये कांग्रेस के साथ एक और संस्था आ चुकी है जो मुस्लिम लीग है, लेकिन अभी देखेंगे कुछ दिन तक ये एकदम अंग्रेज़ों की सपोर्टर रहेगी, लेकिन फिर कुछ दिन अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाएगी और कांग्रेस के साथ मिलेगी, फिर कांग्रेस से अलग होकर लड़ेगी। ये इसका एक ऐसे से फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी अंग्रेज़ों की तरफ, कभी अलग। तो ये थी आप मुस्लिम लीग की स्थापना की बात। इसके बाद एक महत्वपूर्ण काम और होता है जिसकी नींव हमने आपको बताई कि पहले ही पड़ चुकी थी। कब, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ था, तो उदारवादी और उग्रवादियों में जो उदारवादी थे, जो लिबरलिज्म थे, जो उदारवादी थे, ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। कहाँ पर, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो हो रहा है, कहाँ पर, सूरत में। और जो उग्रवादी हैं वो चाह रहे थे लाला लाजपत राय या तिलक को किसी में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए। अब देखिए, एक इशू तो ये सामने आता है, दूसरा इशू था स्वदेशी कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसके विस्तार को लेकर ये चाह रहे थे केवल बंगाल में सीमित हो, और ये चाह रहे थे पूरे भारत में फैले। और तीसरी चीज़ ये चाह रहे थे उस उदारवादी केवल वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, जबकि जो उग्रवादी थे ये चाह रहे थे संपूर्ण बहिष्कार हो,
वस्तुओं का बहिष्कार हो, शिक्षा का बहिष्कार हो, उद्योगों का बहिष्कार हो, कला का बहिष्कार हो, अंग्रेजों की बस्तियों का बहिष्कार हो, सब कुछ का बहिष्कार ये चाह रहे थे। अब देखिए इन दो मुद्दों पर अंततः जो विवाद होता है और गहराता चला जाता है और फाइनली जो अध्यक्ष बनते हैं वो अध्यक्ष बन जाते हैं राज बिहारी बोस। और जब राज बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं, बोस नहीं है घोष है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको बता चुके हैं। राज बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं और ये राज बिहारी घोष जब अध्यक्ष बनते हैं तो ये जो ग्रामपंथ दल था ये कांग्रेस से खुद को अलग कर लेता है, कहता आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ कांग्रेस, कि हम कांग्रेस के भाग अब नहीं रहेंगे। और इसी का परिणाम होता है क्या, सूरत विभाजन। इसी घटना को हम जानते हैं क्या, सूरत विभाजन के नाम से। ये घटना थी सूरत विभाजन की। अब देखेंगे जो कांग्रेस है दो दलों में बट गया, एक उदारवादी और एक जो आपके दूसरे दल था वो उग्रवादी या गर्मपंथी। इतनी बातें अगर स्पष्ट हों तो यहाँ से थोड़ी सी और एक चीज़ बात है उसे बता दें, फिर आपको पीपीटी दिखाएंगे, उसके बाद क्लास का अंतिम फेज होगा। देखिए इसका परिणाम क्या होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट क्या होता है उसको देखें आप। इम्पैक्ट पहला पड़ेगा जो नेशनल मूवमेंट है ये कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो स्वदेशी मूवमेंट था ये भी कमज़ोर होगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। तीसरा, अब सरकार को दमन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो उदारवादी हैं ये सरकार के सपोर्टर हैं और जो उग्रवादी हैं उनका सरकार बहुत तेज़ी से दमन करेगी, दबा देगी, सप्रेस करेगी। और क्रांतिकारी आंदोलन को अब बढ़ावा मिलेगा कि उनको अब लग गया कि कांग्रेस हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, हमें अब खुद अपनी राजनीति खुद लड़नी होगी। और यहीं से आप देखेंगे कि हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। हिंसावादी जो राजनीति थी, जो चुटपुट हो रही थी, अब एक यूनियन के तहत होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी इम्पैक्ट स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो कांग्रेस का विभाजन हो रहा है उसका। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो आइए हम चाहेंगे यहाँ से अब जितनी हमने आपसे चर्चा की है उस सभी चर्चा की पीपीटी देखिए। पीपीटी देखने से पहले एक बार आपसे गुजारिश है कि अगर अभी आप तक हमारे चैनल तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक मित्रों तक। ठीक है, आइए चलते हैं अपने पीपीटी पर। पीपीटी की घटनाओं में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बंगाल विभाजन की, क्यों हुआ। सबसे पहले बंगाल विभाजन की बात करेंगे 1905। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आपसे ईयर वाइज कर रहे हैं कि सन वाइज हम चर्चा करेंगे, वर्ष अनुसार कि सबसे पहले 1905 में क्या हुआ, फिर 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, यानी ऐसे ही लेकर हम चलेंगे 1947 तक आपको चर्चा करते हैं। और इसी में आप देखेंगे तीन धाराएं मिली होंगी, एक होगी नरमपंथी, एक होगी गर्मपंथी, एक होगी गांधीवादी, और उसके बाद हम आप वहाँ पे चर्चा भी करते रहेंगे। तो दो विचारधाराओं की हमने आपको डिटेल भी बता दी। अभी हमने समानता और अंतर की भी बिंदु बात कर ली थी। तो बात करेंगे पहली घटना 1905 बंगाल विभाजन की। ये दो भागों में बांटा गया बंगाल को, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। और जो ढाका था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुआ करता था और जो पश्चिमी बंगाल था हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसीलिए हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने कहा कि ये बांटो और राज्य करो की नीति का परिणाम है, जबकि अंग्रेजों ने कहा कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने बांटा है। 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया और 1905 में 19 जुलाई का समय है तब सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा करती है, जिसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने पत्रिका एक निकालती है जिनका नाम था संजीवनी, और संजीवनी में विरोध और बहिष्कार की वकालत करते हैं। आप देखेंगे 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में एक बड़ा सम्मेलन होता है और वहाँ पर ये विरोध दर्ज किया जाता है और वहाँ पर स्वदेशी का निर्णय लिया जाता है कि स्वदेशी हम चलाएंगे। और 16 अक्टूबर 1905 को आप देखेंगे बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। समग्र बंगाल में शोक की लहर दौड़ जाती है और इस शोक की लहर में जो बंगाल विभाजन लागू करता है वो कौन था, करजन था। और जब शोक की लहर चलती है तो आराधन, सर मुड़वाना, राखी बंधवाना, इसको हमने बताया राखी बंधवाने के लिए दो नाम राम सुंदर त्रिवेदी और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से राखी बांधे थे कि हम दोनों एक दूसरे से अंग्रेज कितनी भी चाह लें, अलग करने की कोशिश कर लें, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं।
बहिष्कार आप देखेंगे कपड़ों का, वस्तुओं का, बस्तियों का, शिक्षा संस्थानों का खूब जमकर इस समय बहिष्कार हो रहा है। और ये बहिष्कार किस मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा आगे चलकर? ये जाना जाएगा स्वदेशी आंदोलन के रूप में। ठीक है, इतनी बातें अगर हो गई तो यहाँ से आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के कारण की हमने बात की कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, ये हमने पहले बताया। सरकार कह रही थी प्रशासनिक सुविधा के लिए का किया है, जनसंख्या बहुत अधिक इसलिए किया। जबकि राष्ट्रवादी क्या मान रहे थे कि ये फूट डालो राज करो की नीति है, ये राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं, इसलिए अंग्रेज ऐसी नीति को अपना रहे हैं। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन को लागू किया, उसके विरोध में स्वदेशी बांधो समिति का गठन किया गया। ये गठन करता थे अश्विनी कुमार दत्ता। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो इसके हम आगे चलेंगे। अब आपसे हम बात करेंगे क्या, हमारी अब आपसे बात होगी अगले बिंदु पर, वो है अब सूरत विभाजन का। यहाँ पर हमें क्या चर्चा करनी है? सूरत विभाजन 1907 का। सूरत विभाजन 1907 के पहले एक घटना और हो रही है 1906 में, वो है मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसकी हमने आपसे बात की कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और इसके अध्यक्ष पहले बनाए गए थे बकार उल मुल्क हुसैन, और इसके नेतृत्वकर्ता थे जिसने स्थापना की थी, उनका नाम था सलीमुल्लाह, और स्थापना हुई थी ढाका में। और क्या 1906 में था? 1905 और 1906 में दो घटनाएं और हैं। 1905 में वो दोनों कांग्रेस के अधिवेशन है, इसकी चर्चा हमने आपसे डिटेल में की है। 5 बनारस का अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे। और यहाँ पर बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन होता है। 6 महत्वपूर्ण है, 6 जो देखेंगे आप, 6 यहाँ के अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी, और ये होता है कलकत्ता का अधिवेशन। यहाँ पे 4 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा, इसकी भी हमने आपसे बात की। अब यहाँ से आगे जो सूरत विभाजन था, हमने बताया कि जो बंगाल जो अधिवेशन हुआ था 1906 का कलकत्ता का, इसी में नींव पड़ गई थी इनके मतभेद की। और उदारवादी चाह रहे थे रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना, उग्रवादी चाह रहे थे लाला लाजपत राय या तिलक में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाए। इन दोनों का परिणाम क्या होता है अब देखेंगे। ये घटना तो ये थी, अध्यक्ष के लेकर विवाद, फाइनली अध्यक्ष बनते हैं रासबिहारी घोष। इससे जो देखेंगे उग्रवादी ये नाराज हैं। और ये जो सूरत विभाजन है ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, ताप्ती नदी के तट पर। दूसरी चीज़ अब देखें, जो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जो उग्रवादी है नाराज क्यों है? पहला अध्यक्ष के पद को लेकर, दूसरा स्वदेशी को बंगाल तक सीमित रहना चाहते थे, ये चाहते थे पूरे भारत में स्वदेशी का प्रसार किया जाए। तीसरा ये चाहते थे वस्तुओं का केवल बहिष्कार हो, ये चाहते थे संपूर्ण बहिष्कार हो, कपड़ा, वस्तु, शिक्षा, साथ साथ उद्योग, अन्य सभी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। अब दोनों दलों में एक महत्वपूर्ण विवाद आ जाता है, और इस विवाद का परिणाम क्या होता है कि जो होता है वो कांग्रेस का विभाजन होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव अगर देखें तो पहला, राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन भी कमज़ोर हो जाएगा जो पैरेलल चल रहा था। इसके अलावा जो सरकार को अब दमन करना आसान हो जाएगा। इनको सरकार हल्के हल्के थोड़े से लॉलीपॉप देकर बताती रहेगी और इनका वो बहुत तेज़ी से दमन करेगी। अब देखेंगे इसके विरोध में ये वर्ग कांग्रेस से जब हटा है तो एक क्रांतिकारी हिंसक में आंदोलनों में भाग लेगा, और इस समय आप हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। ये थी पूरी आज की क्लास, तो इतनी हमें चर्चा आज करनी थी, इसकी हमने आपसे डिटेल में बात की। तो अगर दोस्तों आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को बताइए, जिससे इस अवेसम कोर्स जो सबसे अच्छा कोर्स चल रहा है YouTube पर, इसको अधिक से अधिक फैलाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जा सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिया जा सके। इससे हमारा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। और पहले इसमें आप अपना फ़ायदा देखें कि इसे आप पूरी वीडियो देखें और लोगों को बताएं, जिससे आपका स्वस्थ कंपटीशन होगा। और दूसरा हमारा लाभ क्या होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और भी अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यही आज अपने वीडियो में रुकेंगे, हम यहीं पर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों तक बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए 73 76 93 98 97 से। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।